आजकल जो ये कॉन्सेप्ट है ना, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए हर कोई दिखने की कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या दिखने का? बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट अगर हमने बना लिया या फिर आप जैसे हो वही दुनिया में बिकता है। बहुत सारे लोगों का बिलीव होता है। तो हर मूवी में जो हीरो है वो दिखता है और मूवी बिकती है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि जो हीरो है उसको नहीं दिखाया गया, आर्यन खान को ही दिखाया गया। तो इसमें ये क्या स्ट्रैटेजी थी? तो ये मूवी प्लान की हुई गई। आर्यन खान की जो अभी तक इमेज बनी हुई थी बिकॉज ऑफ एंड वो जो केस में पकड़े गए, आपको पता चलेगा कि इस बंदे में टैलेंट है। ये बंदा वो नहीं है जो एडिक्ट है या फिर जिस केसेस में फंसा है। अब एक आम इंसान जो अपनी लाइफ में चाहता है अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को मार्केट करना, ब्रांड बनना, तो वो अपनी पीआर कैसे करे और वो कैसे इस तरीके से हाईलाइट हो? आज कोई भी आम आदमी मान लेते हैं ना, तो उसके लिए ये गेम बहुत बड़े हैं। ये पीआर स्टंट जो है ना वो बहुत बड़े हैं। मैं कहता हूँ अगर सेल्स ऑक्सीजन है एनी बिजनेस, तो मार्केटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो खुद को कैसे ब्रांड बनाए? क्या जो वायरल हो जाना होता है सोशल मीडिया पे उसको ब्रांड बनना कहते हैं कि कुछ और चीज होती है? बहुत सारे लोग समझते हैं ब्रांड बिल्ड करने का मतलब मेरे को शाहरुख खान बनना है। नहीं, शाहरुख खान नहीं बनना भैया। वेलकम दुर्वेश, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हो? बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू कि आज आपने टाइम निकाला है हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए कि कैसे वो खुद को ब्रांड बना सकते हैं। तो जो आजकल जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए हर कोई दिखने की कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या दिखने का? देखो, आप एक चीज समझो, बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट अगर हमने बना लिया या फिर आप जैसे हो वही दुनिया में बिकता है। बहुत सारे लोगों का बिलीफ होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि यार प्रोडक्ट आपके ताकत है ना, प्रोडक्ट में आपके, तो वो अपने आप बिकेगा, मानते हैं बहुत सारे लोग। फिर मेरा सवाल उन लोगों से है कि आप अगर सोने को, मैंने कहा गोल्ड को काट पे या फिर ठेले पे बेच के दिखाओ, मैंने कहा बेच सकते हो आप? सवाल है, जवाब आएगा नहीं, क्योंकि लोग उस सोने की वैल्यू नहीं समझेंगे काट पे। वो देखेंगे कि नहीं यार ये गंदा है, ये हो सकता है फ्रॉड हो, या हो सकता है बेचने वाला गलत कर रहा हो, एफआईआर कर देंगे, 10 गलतियां निकालेंगे। इसका मतलब उसी सोने को अगर मैं शोरूम पर बेचने लग जाऊं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लोग अच्छे पैसे देंगे। तो अगर उस प्रोडक्ट को अच्छी जगह दिखाया नहीं गया तो वो बिकेगा नहीं, राइट। तो इसीलिए ये कंसेप्ट है कि जो जितना ज़्यादा दिखेगा और जितना अच्छा दिखेगा उतना बिकेगा। दूसरा एग्जाम्पल एक बॉलीवुड से देता हूँ अभी, जो कि रीसेंट केस स्टडी है। आपने सबने देखी होगी शाहरुख खान की बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो मूवी है, जो सीरीज है, जो नेटफ्लिक्स पे आई है, बहुत वायरल चल रही है ना। आप कंसेप्ट एक ऐसा समझो कि अगर कोई भी मूवी आज वायरल होती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेन कैरेक्टर होता है, कौन वायरल होता है? हीरो होता है। हमेशा एक्टर होता है, हीरो होता है। लेकिन जैसे ही मैं इस मूवी का नाम बोलता हूँ तो सबसे पहले दिमाग में छवि जो बनती है वो आर्यन खान की बनती है। क्यों? क्योंकि इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है, जो इसका एक्टर है, उसका पीआर ही नहीं हुआ, उसका दिखावा ही नहीं हुआ। आज उसका मैं लोगों से पूछ लूँ ना कि उसका रियल नेम बताना, तो रियल नेम नहीं बता पाएंगे उसका। क्यों? क्योंकि उसका पीआर ही नहीं हुआ। अच्छा, मूवी के बारे में बात करूं, ये जो सीरीज के बारे में बात करूं, सॉलिड है, बट अगर इसका पीआर नहीं होता, अगर इसकी पीआर के पीछे इनके पापा का, मतलब शाहरुख खान जी का दिमाग ना होता, तो ये मूवी या ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है वो डाउन हो जाती, वो कभी इतना पीआर हाइप ना पकड़ पाती। तो ये पावर है कि जितना ज़्यादा बेहतर और जितना ज़्यादा दिखोगे उतना बिकोगे। एंड इन सारी चीज़ों को समझते हैं एक से एक बड़ा आदमी, एक से एक बड़ा सेलिब्रिटी, एक से एक बड़ी संस्था। आप स्पिरिचुअल संस्था को देख लो, जाने कितनी ऐसी स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं जो इस कंसेप्ट में मानती हैं। एक मंदिर है, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट एक साउथ का बहुत बड़ा मंदिर है। अच्छा, उसकी मेन वेबसाइट पे ना एक न्यूज़ सेक्शन है, न्यूज़ होता है ना हर एक वेबसाइट का, मेन वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। उस मेन वेबसाइट पे आप न्यूज़ पे जाओगे ना तो उसमें दिया है कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है। मतलब एक स्पिरिचुअल संस्था पब्लिक रिलेशन का मतलब जानती है एंड इम्प्लीमेंट इन देयर बिजनेस। अच्छा, दूसरा, उनकी वेबसाइट पे आप देखो तो उस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का नंबर मौजूद है कि भैया ये हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, पीआर डिपार्टमेंट है, इसमें हमारा ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, इससे बात कर लो। तो सोचो, जब एक स्पिरिचुअल संस्था इस पावर को समझती है तब तो यूज कर रही है। तो ये मस्ट है, जो दिखता है वो बिकता है, अगर नहीं दिखोगे तो नहीं बिकोगे। राइट। तो ये बहुत अच्छे से आपने बताया है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो इसीलिए दिखने की ज़रूरत होती है अगर आपको बहुत। अपना सर्विस या अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है। लेकिन आपने जैसे ये बात करी ना, जैसे हम बैट्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें, तो हर मूवी में जो हीरो है वो दिखता है और मूवी बिकती है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि जो हीरो है उसको नहीं दिखाया गया, आर्यन खान को ही दिखाया गया। तो इसमें ये क्या स्ट्रैटेजी थी कि किसको दिखाकर बेचना है? ये भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन दिखेगा तो चीज़ बिकेगी। करेक्ट। सो ये देखो, इस मूवी के कंसेप्ट की बात करते हैं अगर, तो ये मूवी प्लान की हुई गई वो है कि आर्यन खान की जो अभी तक इमेज बनी हुई थी बिकॉज ऑफ ड्रग्स एंड वो जो केस में पकड़े गए,
तो तब से क्या हो रहा था, आर्यन खान की इमेज पब्लिक के नज़र में बड़ी गंदी हो गई थी कि यार ये ड्रग एडिक्ट है, ये तो बड़े बाप की औलाद है, ये तो अच्छा बंदा नहीं है, ये तो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, ये सारी चीज़ें करता है। अच्छा, इस इमेज को साफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और दूसरा, हो सकता है आर्यन खान वैसा है ही नहीं, बट व्हाट हैपेंस इज कि मीडिया तो कभी भी कुछ भी नेगेटिव बोल देती है, बट आर्यन खान सच में अगर वैसा नहीं है तो अब कैसे उसको दिखाएं कि यार आर्यन खान असली में है क्या, आर्यन खान का असली में टैलेंट क्या है। तो जब आप ये मूवी देखोगे ना, तो पहली चीज़ तो उसकी डायरेक्शन की आपको पता चलेगा कि इस बंदे में टैलेंट है, ये बंदा वो नहीं है जो ड्रग एडिक्ट है या फिर जिस केसेस में फंसा है, राइट। सो इसके पीछे की स्ट्रेटजी थी वो है कि इसकी इमेज को सुधारना, ठीक है। अब इसकी इमेज को सुधारने के लिए शाहरुख खान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। शाहरुख खान क्योंकि इंडस्ट्री में बादशाह हैं, तो उन्होंने इस मूवी के अंदर करीब 40 से 45 एक्टर्स हैं। इसी मूवी एक ऐसी मूवी बनी है ये सीरीज जिसमें तीनों खान हैं, शाहरुख खान भी है, अच्छा दूसरा आमिर खान भी है, और तीसरा सलमान खान भी है। अच्छा, कोई और मैं कहता हूँ ऐसी मूवी बना सकता है क्या जिसमें शाहरुख खान को कोई ऐसे बोल दे घंटे का बादशाह? नहीं, बट ये एक ऐसी मूवी है जिसमें शाहरुख खान की भी हल्की सी इंसल्ट हो गई है, बट किया किसने? आर्यन खान ने, बिकॉज इंडस्ट्री का वो प्रिंस है, राइट। पापा अगर उसके किंग हैं तो वो प्रिंस हुआ। किसमें इतनी ताकत है कि वो तीनों खानों को ला सके? बट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इनकी इमेज बनानी थी, इनको लॉन्च करना था, इनको अच्छा करना था, एंड सपोर्ट ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग नेपोटिज्म को गलत मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ यार कि किसी एक जनरेशन ने मेहनत करी है तो उसका जनरेशन का फल 2-3 तक तो मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि यार मेरे जनरेशन का फल मेरे भाई को तो एटलीस्ट मिले या मेरे बच्चों को तो मिले। तो नेपोटिज्म में बहुत से लोग नहीं मानते। वो कौन होते हैं? जिनके पापा मेहनत नहीं करते, राइट। सो वो हमेशा बिलीव करते हैं नेगेटिव कि यार हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा। बट मैं कहता हूँ नहीं यार, अगर उनके पापा ने मेहनत करी है तो ये इंडस्ट्री में भी, इस बेड्स ऑफ बॉलीवुड में ये दिखाया गया इन सारी चीज़ों को, राइट। तो मैं कह रहा हूँ ये प्लान किया गया पूरा बिकॉज आर्यन खान की इमेज हमें इम्प्रूव करनी थी, और ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई उसके इर्द गिर्द। इस चक्कर में जो आसमान खान है, जो उसमें आसमान जो मेन एक्टर है, उसको कहीं भी इतना हाईलाइट नहीं किया गया। उसकी ना ही कोई पीआर हुई है, सिर्फ आर्यन खान की पीआर हुई है। इवन आप लॉन्च ऑफ सीरीज देखो तो उसमें आर्यन खान को हीरो बनाया गया है कि भाई आर्यन खान ने ऐसी बैड्स ऑफ बॉलीवुड की मूवी लाई गई। अच्छा, आप उसकी सोशल मीडिया रील्स देखो, एक से एक रील वायरल है जिसमें आर्यन खान कुछ अच्छा बोल रहा है, कुछ प्यार से बोल रहा है, या कोई क्लिप छोटी सी निकाल के वायरल कर दी गई। पूरी आर्यन खान के इर्द गिर्द आपको आज के ज़माने में 1 से 2 मिलियन रील्स मिल जाएंगी जो आर्यन खान को ये प्रूव करने में लगे हैं कि ये बंदा अच्छा है, हम्बल है। इवन इन सम पॉडकास्ट अभी करण जौहर इज स्पीकिंग कि आर्यन खान कितना अच्छा है, विच इज़ गुड। बट ये सीरीज़ का प्लान था कि भैया आर्यन खान की इमेज पब्लिकली लॉन्च की जाए और उसकी इमेज अच्छी बनाया जा सके। गॉट इट। ये तो मैं समझ गई कि क्योंकि उनको ये 2 चीज़ें इसमें हुई कि एक तो आर्यन खान लॉन्च हो गया, तो आर्यन खान के नेम यूज़ करके उनकी इमेज दिखाकर जो सीरीज़ थी वो बहुत अच्छे से प्रमोट हुई कि लोगों को इंटरेस्ट आया एकदम से कि हाँ आर्यन खान। और क्योंकि आर्यन खान ऑलरेडी विदाउट पीआर भी एक ब्रांड थे, क्योंकि आपने कहा प्रिंस है इंडस्ट्री के, तो सबको क्रेज है। हाँ, शाहरुख खान के बेटे की सीरीज़, तो वो तो हो गया। अब एक आम इंसान जो अपनी लाइफ में चाहता है अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को मार्केट करना, ब्रांड बनना, तो वो अपनी पीआर कैसे करे और वो कैसे इस तरीके से हाईलाइट हो? तो आज कोई भी आम आदमी मान लेते हैं ना, तो उसके लिए ये गेम बहुत बड़े हैं, ये पीआर स्टंट जो है ना वो बहुत बड़े हैं, राइट। सो मैं किसी भी ऐसे बिजनेस ओनर को अभी इनिशियल लेवल पे रिकमेंड नहीं करता कि इतने बड़े आप पीआर गेम प्लान करो, राइट। आपके बिजनेस में देखो 3 चीज़ें होती हैं, वो समझते हैं। पहली चीज़ होती है कि भैया आपका एक प्रिपरेशन इंजन होता है। मैं इसको बोलता हूँ 3 फेज सिस्टम में बोलता हूँ कि पहला प्रिपरेशन इंजन, दूसरा मार्केटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड तीसरा कन्वर्जन इंजन। नाउ बहुत सारे लोग आप देखो हमेशा बोलते हैं सेल्स 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 सेल्स। मैं कहता हूँ अगर सेल्स ऑक्सीजन है यानी बिजनेस, किसी भी बिजनेस की ऑक्सीजन है, तो मार्केटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि अगर मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो ऑक्सीजन फ्लो नहीं करेगी, राइट। तो सिर्फ पीआर का रोल इस बिजनेस में इतना है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ये कि भैया आप अपनी अथॉरिटी और ट्रस्ट मार्केट में कैसे बढ़ाओ, राइट। सो अगर आप बड़े ब्रांड हो तो आप इलॉन मस्क जैसे स्टंट कर सकते हो ताकि आप वायरल हो सको, राइट। आप देखो इलॉन मस्क ने फॉर एग्जांपल 2018-19 में जो टेस्ला ट्रक लॉन्च किया, नाउ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, राइट। उन्हें पता है कि अगर मैं इस पत्थर को इस टेस्ला ट्रक में मारूंगा तो ये कंट्रोवर्शियल न्यूज़ बनेगी और पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाएगा, राइट। एंड आप देखो उन्होंने जब ये ट्विटर खरीदा तो वो सिंक लेके चले गए एंट्री करते वक्त जब, राइट। सो ऑटोमेटिकली न्यूज़ बन गई। तो इसका मतलब जितने भी बड़े लोग हैं वो ही समझते हैं पावर को कि हमें न्यूज़ में बने रहना है। बट जो छोटा आदमी है
वो तुरंत ये सारी चीज़ें कैपिटलाइज नहीं कर सकता। तो उसके लिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि भैया अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इम्प्रूव कर ले और अपने से रिलेटेड कंटेंट चालू कर ले, ताकि लोग उसको ट्रस्ट करने लग जाए, अथॉरिटी उसकी बढ़ जाए, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये देखो कि उसका कस्टमर उसको सर्च कहाँ करता है। लेट्स सपोज मेरा आज कोई कस्टमर है, अगर मेरे बारे में पूछो या उस कस्टमर को मेरे बारे में जानना हुआ तो वो कहाँ करेगा? एक गूगल करेगा या दूसरा सोशल मीडिया करेगा, राइट? तो मैं गूगल में अगर कुछ न्यूज़ आर्टिकल अपने अच्छे डलवा लूँ, राइट, ऑर्गेनिकली या फिर प्रमोशनल कुछ भी डलवा लूँ। दूसरा, मैं ऑर्गेनिकली कंटेंट ऐसा डाल दूँ सोशल मीडिया पे जिससे कोई अगर बंदा मेरे को सर्च करे तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ उसे मिल पाए, राइट? सो ये किसी भी बिजनेस ओनर के लिए पहले 2 स्टेप है जिसे करने चाहिए। उसके बाद पीआर जर्नी इज वेरी वेरी बिग। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ऐसे स्टंट करने पड़ेंगे। तो जैसे एक शाहरुख खान की क्लिप है, तो आप देखो शाहरुख खान अभी जैसे वो हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर था, मैं 1500 रुपये लेके आया और मैंने ज़मीन पे सोया, मैं स्टेशनों पे सोता था। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, मैं सड़क पे सोता था। When I came to Mumbai first time, I didn't have money to buy food. We were actually sleeping on the roads opposite the Oberoi's. I remember going down to one of the markets and selling my Pentax camera for 1500 rupees because we didn't have money to get back to Delhi. बट वहीं मैं आपको एक क्लिप दूंगा, आप लगा सकते हैं इसमें कि यार 1990s का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, राइट? मैं जब बॉलीवुड में आया तो मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरे को शोहरत प्यार से मिली। तो यहाँ पे आके किसको आपने कांटेक्ट किया इस दुनिया में? मैं बताया आपको, मैं कांटेक्ट नहीं किया। मैं सर्कस की शूटिंग कर रहा था तो अजीज मिर्जा जिन्होंने मेरे राजू बन गया, जेंटलमैन बनाई और अभी यस बॉस, ही इज लाइक अ फादर फिगर। तो ही केप्ट मी इन हिज हाउस एंड सेड कि तू, दे कन्विंस्ड मी टू जॉइन फिल्म्स। केतन, अजीज, राजीव। मतलब आपकी एंट्री बिल्कुल आसान थी? हाँ, I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay, no. As far as no sleeping on park benches, huh? No, I never slept. They gave me nice houses and to sleep in. They looked after me. They pampered me. They let me make STD calls to Delhi. They used to let me fly back to Delhi. I tell everyone that I came down to Bombay because I lost my mother, and film industry really has been like a surrogate mother. It's been wonderful. I have no cause to complain about the film industry. राइट? सो इसका मतलब कभी कभी अपनी स्टोरी चेंज करने से भी जनता को फर्क पड़ता है। इसके पीछे का एक रीज़न क्या, आप ऐसे समझो कि आज MS धोनी है, राइट? सो आप देखो MS धोनी को जो लोग पसंद करते हैं ना, बहुत सारे लोग उन्हीं में से विराट कोहली को हेट करते हैं, राइट? पसंद नहीं करते, कहते नहीं यार, कंपेयर आप करोगे तो आधी जनता कहेगी मेरे को MS धोनी पसंद है। अच्छा, दूसरी तरफ बहुत सारी जनता ऐसी है जो कहेगी विराट कोहली पसंद करता हूँ भाई, MS धोनी मेरे को पसंद नहीं है। अब अच्छा, क्या दोनों ही खराब एक्टर हैं? वो सॉरी, खराब क्रिकेटर हैं? नहीं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, दोनों अपना अच्छा खेलते हैं। बट ये जो आदमी है अब ये सोशल मीडिया में देख के जज क्यों कर रहा है? ये बेवकूफ़ भी नहीं है, मैं इसको बेवकूफ़ नहीं मानता, बट पॉइंट इसकी जो स्टोरी है ना, वो कनेक्ट कर रही है MS धोनी से। कहीं ना कहीं उसका चाल ढाल, उसकी बैटिंग करने का स्टाइल कनेक्ट कर रहा है उसकी खुद की स्टाइल से। इसके चक्कर में उसको MS धोनी पसंद आ रहा है। दूसरा, विराट कोहली इसलिए पसंद आ रहा है बिकॉज उसकी स्टाइल पसंद आ रही है उसको, तो इसलिए उसको विराट कोहली पसंद आ रहा है। इसका मतलब लोग कनेक्ट करते हैं स्टोरीज से। तो जब शाहरुख खान मीडिया में ये बोलते हैं कि मैं 1500 रुपये दे के आया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो पीपल रिलेट विद इट। एंड आज जो 90% जनता है वो है मिडिल क्लास पुअर। उनको चाहिए हमारे जैसा कोई बंदा जो आज बड़ी इंडस्ट्री में हीरो बन गया हो। उनको चाहिए कि हमारी तरह कोई है क्या जिसको हम सपोर्ट करें, जिसको हम हेल्प करें। तो उनको लगता है यार ये 1500 रुपये लेके आया, मतलब ये भी हमारी तरह गरीब था, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो पीपल फील इमोशनल कनेक्शन। इस चक्कर में ऐसी स्टोरी बनानी पड़ती है। दैट इज ऑल्सो अ पावर ऑफ PR, राइट? सो ऐसे मल्टीपल फैक्टर हैं जो हर एक बिजनेसमैन लेवल बाय लेवल जाने से ही सीखता है कि क्या करना चाहिए और कैसी स्टोरीज बनानी चाहिए। अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट कि PR का मतलब है कि कैसे आप रिलेशन ऑडियंस से बनाएं, किस लेवल पे कैसे बनाने हैं, वो टाइम बाय टाइम होता जाएगा। वेरी नाइस, आपने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि ना आप जहाँ हार्ट पे टच हो जाओ जाके कि ना कि हाँ हम रिलेट कर रहे हैं। तो यही जो बिजनेस में अप्लाई हो जाएगा कि अगर आपकी स्टोरी, जो हम ब्रांड बिल्ड करने की बात करें, कि अगर आपकी स्टोरी कनेक्ट हो जाती है जिन लोगों के साथ भी आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, राइट? 100% उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए ताकि वो आपके साथ कनेक्शन फील करें, तो वो आपको आपके काम में सपोर्ट करते हैं। इसी को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा, जो आपने बोला ऐड कर देता हूँ ताकि व्यूअर्स को क्लैरिटी मिले। कि मान लो लेट्स सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है ना, आज हर एक बड़ी कंपनी, देखो लेट्स सपोज कोको कोला को मैं समझाता हूँ, है ना। अब कोको कोला बहुत बड़ी कंपनी है ना। अब उनके पास तो बहुत पैसा है। इस चक्कर में आप देखो कोको कोला क्यों जानी जाती है, आप एक हिंट देंगे अगर कोको कोला क्यों जानी जाती है? हैप्पीनेस के लिए। हाँ, अच्छा, हैप्पीनेस कंसेप्ट उसका क्या है? लोग जब खुशी
शामिल करते हैं, खुशी फील करते हैं, कोको कोला पीते हैं। अच्छा, जिनको थ्रिल पसंद है, एडवेंचर पसंद है, वो क्या थम्स अप पीते हैं। अच्छा, जिनको वो आज कुछ तूफानी करते हैं का थम्स अप का ही टैगलाइन है। अच्छा, जिनको डर के आगे जीत कि मैं यार कुछ अलग करूंगा, उनको क्या पसंद है, माउंटेन ड्यू। इसका मतलब हर एक ब्रांड की कोई ना कोई स्टोरी है। उस स्टोरी से जब आदमी कनेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ वो खरीदता है। ऐसा नहीं कि कोको कोला खराब है और थम्स अप खराब है या माउंटेन ड्यू खराब है, नहीं, तीनों अच्छे हैं, बट पॉइंट इज स्टोरी जिससे कनेक्ट कर रही है। तो ऐसे ही आपके ब्रांड में आपके प्रोडक्ट की कोई स्टोरी है, आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आपके पास कोई स्टोरी है। अगर वो स्टोरी है तो जनता से कनेक्ट करेगी, और जनता से कनेक्ट करेगी तो अपने आप खरीदेगा। पहली चीज़। आप एक और इसमें एक एग्जांपल ऐड ऑन करता हूँ सो दैट व्यूअर और समझ पाए। आप देखो, वीवो, ओप्पो और वन प्लस, ये तीनों एक ही कंपनी के फ़ोन है। तीनों का रेवेन्यू, आप जो फ़ोन खरीदना चाहो खरीदो, तीनों का रेवेन्यू एक ही कंपनी में जाएगा। बट फिर इसके फाउंडर ने 3 फ़ोन क्यों बनाए, सवाल है। तो सवाल, इसका सोल्यूशन ये है, इसका आंसर ये है कि भैया ओप्पो की एक ब्रांड स्टोरी है, वो एक सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, उसकी एक ही स्टोरी बन सकती है। इसलिए उसने एक सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया कि भैया जो इसकी स्टोरी से कनेक्ट करेंगे वो ओप्पो खरीदेंगे। जो वीवो की या मे बी सेल्फी वाला जो चाहिए होगा, जो हाई कैमरा जिसको चाहिए होगा, वो इस स्टोरी से कनेक्ट करेगा, वो ये खरीदेगा। जिसको वन प्लस चाहिए होगा, वन प्लस की स्टोरी से जो कनेक्ट करेगा वो वन प्लस खरीदेगा। तो हर एक ब्रांड इन चीज़ों को समझता है, वो एक ही के अंदर 10 स्टोरी नहीं लाता। तो आपको अपने ब्रांड के अंदर ये करना है, पहली चीज़। अब बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो कहते हैं यार ये सब तो हम कर नहीं सकते, समझ नहीं आता, इसमें तो बहुत सारा पैसा लगेगा। कोई बात नहीं, सब हटा दो, आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चालू कर दो। बिकॉज आप तो यूनिक हो, आपकी तो कोई ना कोई स्टोरी है। आप तो कहीं ना कहीं से निकले, लाइफ में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो बनाया वो किसी ना किसी पावर के लिए बनाया होगा ना, किसी ना किसी हेल्प के लिए बनाया होगा कि ये जो प्रोडक्ट है मैं लोगों की हेल्प करूंगा। तो आप अपनी स्टोरी बनाओ, आप अपनी मिशन बनाओ कि भैया मैंने जीवन में बिजनेस करना इसलिए चालू किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प दीज पीपल। मैं इन लोगों को हेल्प करना चाहता था, मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैंने ये बिजनेस बनाया। तो जब आप अपनी स्टोरी इस ब्रांड से या इस प्रोडक्ट से अटैच करोगे तो वो भी बिकेगा, राइट। सो कुछ दोनों वे हैं, या तो कंपनी ब्रांडिंग में आप कर लो या पर्सनल ब्रांडिंग चालू कर लो। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा या तो कंपनी की करो या पर्सनल ब्रांडिंग, खुद की ब्रांडिंग कर दो या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर दो तो हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि उसमें आर्यन खान ने ब्रांडिंग कर दी, या फिर मूवी की ब्रांडिंग हो जाती, जैसे कि अभी पीछे मूवी की ब्रांडिंग हो रही थी, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग थी सैयारा मूवी की, कि वो प्रोडक्ट की मूवी थी, मतलब मूवी की ही इस तरीके से ब्रांडिंग की जा रही थी कि लोग देखने जाते थे, कोई नहीं जानता था कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, किसने बनाया है, उसका कोई राइटर डायरेक्टर भी नहीं पता। यस, राइट, बट बेट्स ऑफ बॉलीवुड में राइटर डायरेक्टर सबको पता है आर्यन खान है, राइट। अच्छा, अब ये भी पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड होती है। अब देखो SS रजामौली की फॉर एग्जांपल फिल्म अगर कोई आए तो तुरंत लोग जाते हैं कि यार इसने बनाई है, क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल ब्रांड है, वो पावर उसकी पर्सनल ब्रांड की। अच्छा, करण जौहर की फिल्म, तुरंत आपको पता चलेगा यार लव स्टोरी होगी, राइट। सो उसका पर्सनल ब्रांड उसने बिल्ड किया है ऐसा। तो या तो आप पर्सनल ब्रांड पे बिजनेस खड़ा कर लो या तो आप कंपनी ब्रांड पे खड़ा कर लो। बट इसमें मैं अगेन एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ कि आज चाहे आप कंपनी ब्रांड बनाओ चाहे आज पर्सनल ब्रांड बनाओ, इंसानों का ही ब्रांड बनता है। इसका मतलब क्या आज कोको कोला भी हो ना, वो हमेशा एक्टर्स और बड़े बड़े जितने भी चेहरे फेमस लोग होते हैं ना, उन्हीं को हायर करती है अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए। इसका मतलब पीपल कनेक्ट विद पीपल, नॉट विद ब्रांड्स, नॉट विद कंपनीज। तो आज वो जो कोको कोला पी रहा है ना, वो इसलिए नहीं पी रहा बिकॉज कोको कोला नहीं, उसके पीछे अमिताभ बच्चन का भी खड़ा था, उसके पीछे शाहरुख खान का भी खड़ा था, इस चक्कर में वो पी रहा है। तो अगर आप या तो खुद इतने बड़े, अगर आपके पास पैसा है तो इतने बड़े चेहरों को खड़ा कर लो, या तो आपके पास पर्सनल पावर है तो खुद खड़े हो जाओ। बाबा रामदेव एक एग्जांपल है कि वो अपने ब्रांड के पीछे खुद खड़े हो गए, क्योंकि पीपल कनेक्ट विद पीपल, नॉट विद कंपनीज, नॉट विद ब्रांड्स, राइट। सो आपको चेहरा तो लाना ही पड़ेगा, चाहे आप खुद का ले आओ चाहे दूसरों का ले आओ। बहुत ही आपने अच्छी बात बताई है ये ना, कि किसी का भी कोई प्रोडक्ट है और जो भी चाहते हैं कि हमको ब्रांड बनना है तो पीपल से ही कनेक्ट होगा, और प्रोडक्ट भी ब्रांड तब बनता है जबकि उसके साथ कोई एंडोर्स करने वाला है, वो बड़ा ब्रांड है। तो पर्सनल ब्रांड खुद को अब हम दोनों तरह से करते हैं कि आपने एक बोला कि या तो किसी और के साथ कनेक्ट, ऐसी पर्सनालिटी हो कि जो आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर दे, या फिर आप खुद को ब्रांड बना लो। तो खुद को कैसे ब्रांड बनाएं? क्या जो वायरल हो जाना होता है सोशल मीडिया पे उसको ब्रांड बनना कहते हैं कि कुछ और चीज़ होती है? तो पर्सनल ब्रांडिंग या ब्रांड बनना शुरुआत होती है देखो घर से। ब्रांड को सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं ब्रांड होता क्या है। तो आपके पीठ पीछे जो लोग आपके बारे में बोले वो आपका ब्रांड है, ठीक है। अब आपके पीठ पीछे लोग बोलते हैं कि यार फॉर एग्जांपल दुर्वेश के बारे में बोलते हैं दुर्वेश एक अच्छा इंसान है, वो भी मेरा ब्रांड है। अगर लोग बोलेंगे यार दुर्वेश बेकार इंसान है, वो भी मेरा ब्रांड है। वो बोलें काम से रिलेटेड क्या दुर्वेश बहुत अच्छा मार्केटर है, वो भी मेरा ब्रांड है। अगर बोलें कि नहीं यार ये काम अच्छा नहीं करता, वो भी मेरा ब्रांड है। तो अच्छा ब्रांड है, नेगेटिव ब्रांड है, दोनों ही ब्रांड है। बट अच्छा है कि बुरा है वो आपका काम डिसाइड करेगा। अच्छा, घर में आप देखो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि हम अपने पापा को कभी भी इंस्पिरेशन बहुत बार
नहीं मानते, बहुत बार बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। अच्छा वो भी उन पापा का पर्सनल ब्रांड है कि यार उनके बच्चे उनको अच्छा पापा नहीं मान रहे, राइट, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल या लॉट ऑफ फैमिली जहाँ उनके बच्चे उनको अच्छा पापा मान रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे को यार अपने पापा की तरह बनना है, वो भी उनका पर्सनल ब्रांड है, राइट। सो पर्सनल ब्रांड का मतलब ये है कि आपके पीछे लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो ब्रांड है, राइट। अब इसको बनाना कैसे है, तो पहले आप डिफाइन करो कि पर्पस आपका क्या है। आपका पर्पस अगर बिजनेस बनाना है तो पहली चीज आपकी जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो टारगेट ऑडियंस आपको किस नज़रिए से जानती है और उस नज़रिए को चेंज करने के लिए आपको जो करना पड़े पहली चीज़ वो करो। बहुत सारे लोग समझते हैं ब्रांड बिल्ड करने का मतलब मेरे को शाहरुख खान बनना है। नहीं, शाहरुख खान नहीं बनना भैया। मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री का शाहरुख खान हूँ क्या? मैं मिनी सेलिब्रिटी पे बात करता हूँ। मैं कहता हूँ डोंट बिकम अ सेलिब्रिटी, मैं कहता हूँ बिकम अ मिनी सेलिब्रिटी ऑफ योर इंडस्ट्री। आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाते हो तो आप उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मिनी सेलिब्रिटी हो क्या? कि भैया जब इंडिया में बात आए कि यार ये प्लांट का एक ही सेलिब्रिटी है और एक ही एक्सपर्ट है जिससे सलाह मांगो तो वो बेस्ट सलाह देगा, वो कौन है? वो ये मिनी सेलिब्रिटी वाला पर्सन है। अगर आप उस इंडस्ट्री का सेलिब्रिटी, मिनी सेलिब्रिटी बन सकते हो तो आप बन गए पर्सनल ब्रांड। तो उस मिनी सेलिब्रिटी बनने के लिए आपको क्या करना है वो आपको सोचना पड़ेगा कि यार मेरी ऑडियंस क्या मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही है, तो यार सोशल मीडिया पे अगर मैं एडवाइस देना चालू कर दूं इन 4, 10, 50 जितने भी लोग हैं उनको, तो क्या ये मेरे पे ज़्यादा ट्रस्ट और भरोसा करेंगे? यस करेंगे। दूसरा, यार इनके लिए मैं क्या ऐसा दे दूं फ्री में, राइट? मैं क्या इनके लिए कुछ बुक लिख दूं या इनके लिए कुछ गिफ्ट दे दूं या इनके लिए कुछ गाइड दे दूं ताकि ये समझें मेरी वैल्यू और सच में कुछ सीखें। जैसे एक एग्जांपल देता हूं अभी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार गंजे को ना कंघी बेच दो। आपने सुना होगा बहुत सेल्समैन होते हैं कि यार गंजे को, मैं कहता हूँ अगर कोई गंजे को कंघी बेच दे तो बहुत अच्छा सेल्समैन है, बट मैं कह रहा हूँ उसके बाल नहीं होंगे तो वो 4 गालियां देगा पीठ पीछे कि यार बेच के चला गया, वो काट के चला गया। अच्छा, फिर दूसरे लेवल के लोग एग्जाम्पल आते हैं, वो कहते हैं यार गंजे को ना कंघी मत, वो तेल मत बेचो, गंजे को कंघी बेचो। ठीक है भाई, आप बेच रहे हो। मैं कहता हूँ अब तीसरा ज़माना आ चुका है। वो ज़माना क्या है? केयर का। इसका मतलब मैं उस गंजे को बोलूँ कि चलो भैया आप मेरे साथ टेस्ट करवाने चलो। टेस्ट करवाने कहाँ हम गए? एक शॉप, मतलब मेडिकल टेस्ट में, लैब टेस्ट में, और टेस्ट करवाया और देखा कि इसके बाल आ सकते हैं। तो अगर इसके बाल आ सकते हैं तो मैंने इसको तेल पकड़ाया और बाद में कंघी अपने आप वो खरीदेगा। बट अगर इसके बाल नहीं आ सकते तो मैंने इसको विग बेची, मैंने तेल नहीं बेचा, मैंने इसको विग बेची, तो फिर विग बेचूंगा। तो पॉइंट इज अंडरस्टैंड योर कस्टमर फर्स्ट, राइट? अब अगर अपने कस्टमर को समझ गए तो ही सारी चीज़ें आप बेचोगे। तो आप अपने कस्टमर को समझो कि भैया उसको चाहिए क्या, उससे रिलेटेड आप कंटेंट दो, उससे रिलेटेड उसकी केयर करो, आपका ब्रांड उनकी नज़र में बन जाएगा अच्छा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है कि अब मेरे को मासेस में जाना है, अब मेरे को और बड़ा ब्रांड बनना है। फिर आप मल्टी चैनल्स पे जाओ, फिर आप एयरपोर्ट पे भी ऐड लगवाओ, फिर आप पॉडकास्ट भी करो, फिर आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी तो पीआर का काम है, राइट? सो मैं लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने पीछा वाला पॉडकास्ट किया तो उसमें बोला कि ये बंदा बॉलीवुड के बारे में बात करके अपना पीआर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ बैड्स ऑफ बॉलीवुड अभी जो मूवी आई, मैंने कहा उसने क्या किया? मैंने कहा उसने भी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सपोज करके मूवी बनाई, तो एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। तो दिस इज टाइप ऑफ कंटेंट, राइट? डजंट मैटर कि भैया ब्रांड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ फॉर्म ऑफ पीआर, राइट? सो आपको जब बड़ा ब्रांड बनना है, इसको मैं बोलता हूँ ओमनी प्रेजेंट मार्केटिंग, कि जहां जहां आदमी देखता है वहां वहां आप देखो। आदमी मेट्रो पे जाता है वहां दिख रहा है, मतलब आपका ब्रांड दिख रहा है। आदमी एयरपोर्ट पे जा रहा है वहां दिख रहा है। आज जितने भी बड़े ब्रांड आप देखो, रेड बुल हो गया, कोको कोला हो गया, ये जितने भी बड़े ब्रांड हैं, ये आप कहीं भी जाओ आपको हर जगह इनका नज़र कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। मैकडोनल्ड्स हो गया, है ना, होर्डिंग दिख जाएंगी आपको। सोशल मीडिया खोलो, आप फोन चलाते हुए कुछ ना कुछ दिख जाओगे, तो देन यू बिकम अ बिग ब्रांड। तो जब आपको इतना बड़ा ब्रांड बनना है और जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप ओमनी प्रेजेंट मार्केटिंग करो, हर जगह देखो। क्योंकि जितना ज़्यादा एक होता है ना, आप देखोगे तो बिकोगे, उसके बाद आता है आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा बिकोगे। क्योंकि कोको कोला इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, बट फिर भी क्या आज वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बंद करता है? नहीं, हमेशा चलाता है विद डिफरेंट एड, विद डिफरेंट स्टोरीज, कुछ नया ला के। क्यों? क्योंकि लोग भूले ना, क्योंकि जितना वो ज़्यादा देखेगा लोग उतना ही ज़्यादा उसको पिएंगे। बिल्कुल अच्छे से आपने ये चीज़ें बताई हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है ब्रांडिंग की। तो एक में ये आप वर्ड यूज़ कर रहे थे मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं कि अगर कोई पर्सन अपने प्रोडक्ट को या खुद को मार्केट, अपनी सर्विसेज को मार्केट करना चाह रहा है, तो उसमें
सेलिंग के अलावा क्या आता है? क्योंकि हर कोई सिर्फ सेल करने पे फोकस करता है। आपने कहा कि पहला स्टेप है अपने जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, जानो तो उनको सही। समझो तो सही कि सही है। उनको ज़रूरत भी है कि नहीं, क्योंकि अगर हम सेल करके चले जाएंगे तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे कभी भी करेक्ट। फ्यूचर में। तो मार्केटिंग की और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड हैं, जो कि हम इग्नोर कर देता है हर कोई, जिनके ऊपर इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, मार्केटिंग में फंडामेंटल समझते हैं पहले। मार्केटिंग, Right. व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज जस्ट बात करने का तरीका, ठीक है, बात करने का, मेरी अपनी बात मैं किसी तक पहुंचाऊं या अपने ब्रांड की बात मैं कहीं तक पहुंचाऊं, तो वो मार्केटिंग है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, राइट? अब सेल्स इज अ डिफरेंट थिंग, जब कोई पैसा दे के चला जाए, जब कन्वर्ट हो जाए, वो सेल्स है। नाउ एडवर्टाइजिंग क्या है? जब मैं पेड जरिए के थ्रू पैसे दे के मैं कुछ काम करवाऊं जिससे मेरा ब्रांड विजिबल हो, तो वो एडवर्टाइजिंग है। एंड देन पीआर कम, ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं। पीआर क्या होता है? वो है कि आपके ब्रांड के बारे में लोग अच्छा सोचें, अच्छा जाने, और क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटेटिव पर्सन समझें, राइट? सो वो पीआर का काम होता है। नाउ मार्केटिंग में चैनल्स की हम बात करें तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जितने भी चैनल्स होते हैं, फंडामेंटल इसका मार्केटिंग का सिर्फ एक है, वो है अपनी केयर करो कस्टमर की, और एक ऐसी पाइपलाइन बनाओ केयर करके, क्योंकि जब आप केयर करते हो लोगों की, तो लोग आपके पास लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं आपसे काम करवाने के लिए। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो केयर ही तो करता है। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप कोई डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, तो जब आपसे वो पूछता है, या आपके पास जो भी, मान लो आपको दिक्कत हुई, बुखार, फीवर, तो क्या ऐसा होता है क्या वो तुरंत दवाई लिख के देता है? कभी नहीं। वो आपसे पूछेगा कि कैसे हो, अच्छा खांसी, ये वो। अच्छा मुझे बताओ आप, कि इतना सारा कुछ पूछने के बाद क्या वो दवाई जो है वो मैन्युफैक्चर करके लाता है, या पिछले 10 साल से जो दे रहा है वही दे रहा है? पिछले 10 साल से 50 कस्टमरों को जो दे रहा है वही दे रहा है। बट पॉइंट इज इज मेकिंग यू फील स्पेशल। वो आपको स्पेशल फील करा रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि भैया मैं आपकी केयर करता हूँ, बस। तो अभी मार्केटिंग का फंडामेंटल इज ओनली दिस, दैट केयर अबाउट योर कस्टमर। अगर आपको कस्टमर की आप केयर कर रहे हो तो आपको समझेगा, जानेगा, आपसे खरीदेगा, उसके बाद आपसे बार बार खरीदेगा, एंड फिर दूसरों को भी लेके आएगा। जैसे आज एप्पल की मैं बात करूं, बहुत बढ़िया ब्रांड है ना। अच्छा, मैं ना जाने, आज जैसे इस पॉडकास्ट पे भी देखो मैं बात ही कर रहा हूँ, मैं ना जाने कितनी बार उसका इनडायरेक्ट प्रमोशन करते ही रहता हूँ। रीज़न क्यों? बिकॉज मैंने वो खरीदा ब्रांड की वजह से, कि यार ब्रांड एप्पल है तो एक बार खरीद के देख लेते हैं। बट अब उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो उसका काम करने का तरीका है, या जब उसमें मैं ऐप खोलता हूँ तो जो स्मूथनेस है, वो मेरे को उसका फ़ैन बना गई। तो जब मैं उसका फ़ैन बन गया, तब तो मैं उसको 10 कस्टमर रिकमेंड कर रहा हूँ, और मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे इस चीज़ के, कोई एफिलिएट पार्टनरशिप तो है नहीं। तो पॉइंट है, जब आप मार्केटिंग में किसी पर्सन को लाओ, तो उसके बाद आप उसको कितना एक्सपीरियंस अच्छा दे रहे हो, कितना उसको वैल्यू दे रहे हो। जब इतना सारी चीज़ें आप दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका फ़ैन बनता है, और जब फ़ैन बनेगा तो आपको रेफरल भी ला के देगा, राइट? सो दैट इज़ द फंडामेंटल। उसके बाद चैनल्स की आप बात करो तो बहुत होते हैं। देखो, चैनल्स, आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, फेसबुक पे ऐड चलाओ, आप मेटा पे ऐड चलाओ, तो दीज आर सम चैनल्स, बट फंडामेंटल्स रिमेन द सेम। मैं कहता हूँ आपके पास, लेट सपोज, ये केयर करने का तरीका, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनके पास लोग तो हैं बट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज वो बेच रहे हैं। तो आज हर एक कस्टमर का दिमाग ना बंद हो चुका है। आज उसने टोपी लगा ली है ऐसी कि मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई केयर नहीं कर रहा, सब कोई बेचना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आप चाहे ऐड चलाओ, चाहे आपके व्हाट्सएप पे 4 लोग हों कस्टमर, आप उनके बारे में बात करो। मार्केटिंग तो सेम ही, आप उनको भी केयर करना चालू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप फेसबुक पे भी ऐड चलाओगे तो भी फंडामेंटल रिमेन द सेम, बिकॉज वहाँ भी पर्सन जो देख रहा है वो केयर चाहता है, वो खरीदना नहीं चाहता। देयर इज़ वन फेमस कोट दैट पीपल लव टू बाय बट हेट टू बी सोल्ड। मतलब उनको खरीदना पसंद है बट कोई बेच के जाए उनको बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल सही बात है। तो आपने इसमें एक चीज़ ये बताई है कि जब हम उसको कस्टमर को समझते हैं, उसकी नीड को समझते हैं, तो वो हमारे पास आता है। प्लस अगर हमारी ब्रांड वैल्यू है तो हमारे पास कस्टमर आता है। लेकिन बाद में आपको उसको वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है। बहुत कि ज़्यादा। जैसे आपने कहा कि एप्पल की ब्रांड वैल्यू देखकर मैंने एप्पल का फ़ोन ले लिया, लेकिन फिर मुझे उसकी जो वैल्यू एडिशन हुई मेरी लाइफ में, जो उसकी क्वालिटी मैंने देखी, तो वो ऐसा लगा कि फिर मैं उसके लिए दूसरों को भी रिकमेंड करना शुरू किया। तो मतलब कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपने अपना ब्रांड से प्रोडक्ट बिक तो गया आपका, हाँ। लेकिन आपको वैल्यू जो है वो मेंटेन करके रखनी करेक्ट। पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और, एक मेरे जी। एक बड़े भाई हैं अमर जी, है ना, तो उनका एग्जाम्पल है, वो मैं हर जगह यूज़ भी करता हूँ। प्लस बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि आज लेट्स सपोज आप घर से निकले, है ना, तो मैंने एक अपना एड ऑन किया, वो भी बताता हूँ कि आप अगर घर से निकले फॉर एग्जाम्पल, और आपको समोसा खाना है, और रास्ते में 2 दुकान पड़ी, ठीक है, तो आप 2 दुकानों में, एक दुकान जो है वो समोसा देता है सिर्फ, और जो दूसरा दुकान वाला है वो समोसे के साथ चटनी देता है।
तो आप जाओगे तो आप कौन सी दुकान पे जाओगे? समोसे वाले के पास या समोसे के साथ चटनी वाले के पास? चटनी। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप घर से निकले तो तब तो आप चटनी थोड़ा नहीं खाने गए थे, आप तो समोसा खाने गए थे। बिकॉज वो जो पर्सन है वो अपना साथ में चटनी दे रहा है, इस चक्कर में आप उसका समोसा खाने गए, एंड उसके बाद जब आपको पसंद आया तो आप बार बार जा रहे हो, राइट? सो आई आस्क बिजनेस ओनर, डू यू गिव चटनी इन योर बिजनेस? क्या आपके बिजनेस में फिर चटनी कुछ है? जब आप चटनी दोगे तब तो वो कस्टमर आपका फैन बनेगा ना कुछ तो एडिशनल वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। या फिर मैं कहता हूँ समोसा ही ऐसा यूनिक गजब बना लो, जैसे लखनऊ में एक समोसे वाले हैं, है ना, अभी लल्लन टॉप में जो तमन्ना भाटिया, उन्होंने उसका बड़ा जिक्र किया कि समोसा के लिए चटनी की ज़रूरत नहीं, अगर वो समोसा आप खाने जाओ। तो अगर आपका समोसा वैसा है, शर्मा जी का समोसा कुछ नाम है, तो अगर आपका समोसा ऐसा है कि यार वो यादगार बन जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर समोसा वैसा नहीं बना सकते तो फिर चटनी दो। मतलब कुछ ना कुछ तो आप ऐसा यूनिक करो जिससे आपका ब्रांड मार्केट में खड़ा हो, लोग आपके पास आए। तो दो तरीके, या तो डिफरेंशिएट कर लो या मार्केट की कॉमोडिटी मार्केट से ही पूरा अलग हो जाओ। जैसे आज ओप्पो डिफरेंशिएट कर रहा है वीवो से कि भैया हमारे में कैमरा अलग है, हमारे में ये अलग है, लेकिन एप्पल अपने आप में कैटेगरी से ही बाहर निकल चुका है कि भैया मैं फ़ोन नहीं बेचता, मैं ब्रांड बेचता हूँ। तो या तो आप ब्रांड बन जाओ या आप डिफरेंशिएट करो, बट करना तो कुछ पड़ेगा। या तो एक ऐसा समोसे वाला बन जाओ जो बिल्कुल ही अलग है, या तो समोसे के साथ चटनी देना चालू कर दो। दैट्स द कंसेप्ट। राइट। मतलब आपको कुछ ना कुछ अलग से वैल्यू एडिशन करना करने की पड़ेगा। ज़रूरत है कि कुछ आप एक्स्ट्रा, कुछ अलग यूनिक आपका पॉइंट क्या होगा। Yes. तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की ही, तो प्रोडक्ट का तो हमने समझ लिया कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को समझता हो और जो वाकई में वैल्यू एडिशन करता हो और जो दूसरों से डिफरेंट हो। ठीक है, अब हम बात अगर अपनी करें कि अगर हमें खुद को ऐसा ब्रांड बनाना है कि लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स भी अपने आप सेल हों, चाहे फिर वो आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज हो गए या फिर वेबिनार्स हो गए या फिर हमारे प्रोडक्ट्स हैं कुछ हम बेचना चाह रहे हैं, तो वो हम खुद को कैसे बनाएं? तो पहले तो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डीप कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं बोल रहा हूँ, अब ये मैंने 3 फेज सिस्टम बनाया हुआ है, राइट? सो दैट सिस्टम, अब जैसे मैंने बोला कि सेल्स इज द ऑक्सीजन, मार्केटिंग इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मेरा है, ये मैंने इनोवेट किया, मैंने बनाया, क्योंकि भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर नहीं बनाया तो ये मैं लोगों को बताता हूँ। तो पॉइंट इज कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा अपनी ग्रोथ को, राइट? जब आप यूनिक बनोगे, आप अपनी अब नॉलेज को अपग्रेड करोगे, तभी तो दुनिया को कुछ अच्छा दे पाओगे, राइट? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिसिटी फॉलो करो। आपको अपनी खुद की स्टोरी, आप अलग है इस दुनिया में। देखो फिंगरप्रिंट जो है हर एक पर्सन के अलग होते हैं, इसी तरीके से हर एक इंसान की स्टोरी भी अलग है, वो पर्सन भी अलग है, राइट? एंड यू विल फाइंड पीपल हु विल कनेक्ट विद यू नो मैटर व्हाट स्टोरी यू हैव। इस दुनिया में एक वैसे तो कहावत है कि आप पत्थर भी बेचोगे ना तो बिकेगा, राइट? सो उसकी भी कोई ना कोई स्टोरी बन जाती है कि यार ये पत्थर ऐसा है, ये यहाँ निकला, वो वहाँ निकला। सो पॉइंट इज, इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, कुछ ना कुछ बेच ही सकता है। उसकी स्टोरी अपनी खुद की बनानी होगी। ऑथेंटिसिटी रखो एक तो अपना, और दूसरा जो मैंने इनिशियल बताया कि अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, राइट? सो ये 2 चीज़ें आप रखोगे, लोग कनेक्ट करेंगे। तीसरी चीज़, इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कभी कभी हो जाता है क्या, वो अपना शो ऑफ करना चालू कर देते, जो वो है नहीं वो दिखाना चालू कर देते। वो मत करो, बिकॉज वो आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। तो अगर आप ऐसे ब्रांड बनना चाह रहे हो जो पर्सनली हमेशा दूर ही रहेगा पर्सन से, तो करो, तो आप हमेशा शो ऑफ करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना शो ऑफ कर रहे हैं, प्राइवेट जेट की फोटो दिखा रहे हैं, बट आज तक बैठे नहीं। बट जब लोग आपको पकड़ लेंगे कभी या पर्सनली देख लेंगे तो आपका रूप असली पता चल जाएगा। तो वो काम मत करो। इसीलिए आप वही करो जो आप ऑथेंटिक हो, जैसा आप दिखाओगे वैसा ही बिकोगे। तो आज लोग रिचनेस से कनेक्ट नहीं करते, आज लोग ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। अगर आप ऑथेंटिक हो तो लोग कनेक्ट करेंगे। तो काम एक ही करो, वो है ऑथेंटिसिटी दिखाओ, नॉलेज को अपग्रेड करो। जितना आप लोगों को वैल्यू दोगे, जितना लोगों को आप सिखाओगे, लोग आपसे कनेक्ट करते चले जाएंगे। बिकॉज व्हेन यू केयर फॉर देम, तभी तो आप पढ़ रहे हो। जब आप लोगों को सिखाना चाह रहे हो तभी तो आप पढ़ रहे हो। तो जब आप पढ़ोगे, लोगों को सिखाओगे, जेन्युइन वे से सिखाओगे, तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। कोई इसका रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है, कोई रॉकेट तरीका नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि खुद के ऊपर काम करना सबसे पहले ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कुछ भी करके ब्रांड बन जाओ और खुद पे काम ना किया हो, तो कहीं ना कहीं वो फिर आगे निकल ही आता है कि अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो। तो जैसे हम पीआर की बात कर रहे थे, आपने बताया जैसे कि वेड्स ऑफ बॉलीवुड की पीआर हुई है, तो क्या एक आम इंसान भी अपनी पीआर के थ्रू अपने आप को ब्रांड बना सकता है? एक आम इंसान 100% बना सकता है। अब एग्जाम्पल एक देता हूँ पान वाले का, ठीक है? कि लेट्स सपोज अगर कोई पान वाला यहाँ पर दुकान खोले, है ना, तो एक तो वे है कि वो पान वाला नॉर्मल पान बेचता रहे, या फिर उसने क्या किया, मान लो कि उसने एक कपल पान अलग से बना दिया लेट्स सपोज, और एक मस्त उसने होर्डिंग बनवाई
कि यहाँ पर कपल आए और इस पान के साथ अपनी फोटो खिंचाएं और होर्डिंग में लिखा हुआ है पान वाला कपल और समथिंग यूनिक, राइट? तो अब आपको लगता है वो एटलीस्ट जो लोग वहाँ पर आएंगे वो थोड़ा सा तो उनका अटेंशन जाएगा, राइट? जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर वो जब जाएगा तो क्या वो सोशल मीडिया पे अपने डालेंगे? अगर उसने ऐसा फ्रेम लगवा दिया और बोला कपल पान खा रहे हैं, तो कपल जो आएंगे वो पान खाते खाते फोटो खिंचा के अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे। सो यू आर बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन। सो पॉइंट इज कि ये क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्रिएटिव थॉट, इनको हम पीआर बोलते हैं कि भाई आप ऐसा स्टंट करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिससे वो तुरंत वायरल हो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी एक रीसेंट यहाँ नहीं चल रहा है, बाहर चल रहा है कि आप किसी भी जूस वाले की दुकान पे जाओगे तो वो क्या करेगा, जूस कर बनाएगा और आपको पिला देगा। अभी क्या कंसेप्ट बाहर एक पर्सन ने चलाया, वो ये कि आप अपना जूस खुद बनाओगे। वो कैसे? वो साइकिल उसने बनाई है, ठीक है, उस साइकिल के आगे वो जूस का बॉक्स लगा दिया, आप साइकिल चलाओगे तो वो जूस का मशीन घूमेगा और जूस बनेगा और वो फिर आपको पिलाएगा, राइट? सो नाउ पीपल आर हैविंग फन कि यार हम अपना खुद जूस बना रहे हैं और कुछ नहीं, 4 साइकिल लगनी है, बट वो 4 साइकिल लगाने के चक्कर में वो बंदा अपनी वीडियो तो बना रहा है। अब वो वीडियो बना रहा है तो सोशल मीडिया पर डालेगा, सोशल मीडिया पर डालेंगे, 4 लोग देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़ेगी। तो आप अगर वही कर रहे हो जो सेम, तो कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ ना कुछ तो यूनिक करो, राइट? कुछ डिफरेंशिएट करो, कुछ बेटर करो, कुछ बेहतर करो, तब ये सारी चीज़ें ब्रांड होंगी। तो अगर ऐसी एक्टिविटी, अब मैंने ये पान वाले का एग्जांपल दिया है, अब हर एक इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं होगा डिस्कस करना, बट मैं कहता हूँ हर एक बिजनेस ओनर को मार्केटर बनना चाहिए। मैं उसको नहीं कहता कि आप बिजनेस ओनर बनो, मैं कहता हूँ बिकम अ मार्केटर फर्स्ट। बाकी सारे काम जो है ना बिजनेस में, वो सब आउटसोर्स कर दो। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, वो आउटसोर्स कर दो। आज एप्पल क्या करता है, आज अपने एप्पल खुद की जो फ़ोन है वो खुद थोड़ा नहीं बनाता, वो फॉक्सकॉन नाम की कंपनी चाइना को आउटसोर्स कर देता है। वो किस पे फोकस करते हैं? मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे। तो ऐसे ही बिजनेस ओनर को ना सिर्फ दिमाग लगाना चाहिए कि मैं ऐसा यूनिक क्या करूं जिससे मेरा ब्रांड वायरल हो और कस्टमर चल के आए, राइट? सो देयर इज वन मेन पर्पस ऑफ बिजनेस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस का पर्पस पता है क्या है? पैसा बनाना। बट मैं कहता हूँ नहीं, बिजनेस का पर्पस है कस्टमर को लाना और कस्टमर को रिटेन करना। जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट अपने आप हो जाएगा। एक और एग्जांपल, उदाहरण, अब फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट है या फिर ये जो चैनल है ना, अब इस पे हमारा जो मेन पर्पस ऑफ पॉडकास्ट इज नॉट मनी, इज कि लोगों को कुछ सीखने को मिले, राइट? जब लोगों को सीखने को मिलेगा, लोग इसको लंबा समय तक देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली पैसा इज बाय प्रोडक्ट, राइट? सो इसी तरीके से बिजनेस में भी द पर्पस इज टू गेट कस्टमर एंड टू रिटेन कस्टमर एंड गिव वैल्यू टू द कस्टमर, एंड उसके बाद वो अपने आप पैसा बाय प्रोडक्ट है, राइट? सो अगर ये पर्पस के साथ आप काम करोगे, अपना माइंडसेट मार्केटिंग में रखोगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें इंप्रूव होना चालू हो जाती हैं एंड आप ब्रांड बनते हो। बहुत अच्छे से आपने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे ब्रांड बनना है, एक एक चीज़ आपने बारीकी बताई है कि कैसे क्रिएटिव हो जाओ, यूनिक कर लो। तो मुझे उम्मीद है कि जो ऑडियंस है वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही होगी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम क्या अलग और क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छी लाइन बोली कि अगर वैसे ही सेम कर रहे हो जैसा सब कर रहे हैं तो फिर वैसे ही रिजल्ट्स आते रहेंगे जो आपके पास अब तक आते जा रहे हैं। एक लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, मान लो आप ना, मैं कहता हूँ मार्केटर को ना हमेशा खाली बैठना चाहिए। खाली बैठो, मतलब हम कल बैठ के ऐसे ही फ्रेमवर्क ढूंढ रहे थे कुछ कि खाली बैठना चाहिए, तो सच में मैं कहता हूँ खाली बैठो, लेटे रहो, पड़े रहो, मतलब पड़े रह के बस ये सोचो कि मैं अपना बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करूँ जिससे मेरे ज़्यादा कस्टमर आएँ। कस्टमर को सर्व करने के लिए भले ही टीम हो, बट आपका दिमाग हो क्या मैं ऐसा करूँ। तो एक होमवर्क दे रहा हूँ कि भाई पड़े रहो, पहली चीज़। उस पड़े 1 घंटे में सोचो कि मैं अपने बिजनेस के लिए क्या यूनिक करूँ जो अभी तक मैंने नहीं किया, कुछ एक यूनिक। और वो यूनिक करके आप कमेंट भी कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे बता सकते हो कि क्या आपने उस 1 घंटे में सोचा, और उस 1 घंटे में अपने आप को लॉक कर लो। आप जब जितना लॉक करके अपने आप पे काम करोगे, अपने ब्रेन पे काम करोगे, आपको आइडियाज़ बेटर आएंगे। एक सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ कि लेट्स सपोज एक कमरा है ना, उस अब कमरे में मान लो मैं खाली बैठा हूँ, सिर्फ मैं हूँ और कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सोचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, या सो जाऊँगा, बस यही 2 काम करूँगा, है ना। अच्छा, मैं कहता हूँ इसी रूम में अगर मैं टीवी रख दूं और मैं हूं, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सोऊंगा, थोड़ी देर सोचूंगा, फिर मैं टीवी देखूंगा। अब मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, मैं इसमें फुटबॉल रख दूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं फुटबॉल थोड़ी देर खेल सकता हूं, अब मैं बैठ भी सकता हूं, सो भी सकता हूं, टीवी भी देख सकता हूं। अब मैं इसमें एक और चीज़ कर दूं कि मैं बुक रख दूं, तो अब मैं बुक भी थोड़ी देर पढ़ सकता हूं। तो मैं डिस्ट्रैक्शन ला रहा हूं अपने कमरे में। तो मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दो, सिर्फ एक चीज़ आपके पास हो,
वो है आप खुद और खाली कमरा जहाँ आपके पास डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब वो थॉट के साथ आप बैठोगे तो नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी आती है, बिकॉज हर एक दिमाग में, आपने सुना होगा, हर जगह फेमस है कि 60,000 थॉट आते हैं। वो 60,000 थॉट जब एक चीज़ के होंगे तो बहुत पावरफुल बनता है। बट टीवी के भी 10,000 होंगे, फुटबॉल के भी 10,000 होंगे, बुक के भी 10,000 होंगे, बैठने के भी 10,000 होंगे, तो इंटेंसिटी खराब हो गई ना, 10,000 में बढ़ गई। तो 60,000 थॉट्स में ज़्यादा पावर है या 10,000 में ज़्यादा पावर है? 60,000 में। तो 60,000 थॉट एक चीज़ के आने चाहिए, तब क्रिएटिव और यूनिकनेस आती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, कहते हैं कि जब बाहर का शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, हमें अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। नहीं तो और जो अंदर की आवाज़ होती है ना, उसको रियलिटी में सॉल्यूशंस पता होते हैं हमारी लाइफ को बेटर करने के। करेक्ट। तो अगर हम वाकई में ये थॉट लेकर जाए ना कि मुझे इसके अराउंड ही आइडियाज़ चाहिए हैं, ऑर्डर दे दिया अपने अंदर की आवाज़ को कि मुझे इसके अराउंड आइडियाज़ चाहिए हैं कि कैसे बेटर होगा, चाहे वो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, चाहे लाइफ में कुछ नया करना हो। तो जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस हम हटा देंगे, सब हम आ जाता है। एकांत में जाएंगे, तो अपने आप वो जो शांति होगी ना, उसमें अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देगी और वो एग्जैक्ट वो सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं जो हमारी लाइफ को एकदम से रॉकेट देख की रहे तरह होते लॉन्च हैं। कर रहे Yes, होते हैं। yes, तो perfect है। बहुत अच्छा आइडिया दिया और बहुत अच्छा होमवर्क दिया, और मैं चाहती हूँ कि आप सब प्रॉमिस करें कि आप आज ही इसको करेंगे। तो थम्स अप करके आप इसमें कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि आप ये होमवर्क कर रहे हो कि और नहीं कर अभी रहे हो। देख रहे हो तो देखने के बाद ही टाइम डिसाइड कर लेना, Right. नहीं तो मैंने जैसे बताया फुटबॉल, टीवी, ऐसी आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ हाँ, जाएगा और आप वो फिर बिजी हो जाओगे। नया वीडियो आएगा और आप स्क्रॉल कर जाओगे और फिर आप भूल जाओगे कि कोई होमवर्क भी करना था। करेक्ट। तो जैसे अब हम बात कर, हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि पीआर की कितनी वैल्यू है, अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाने की कितनी वैल्यू है, खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कस्टमर्स को समझना है, हमको हमें क्या वैल्यू एडिशन करनी है उसको समझना है। आपने बोला कि मार्केटिंग पे फोकस करना है, तो कई सारी चीज़ें हमने ये समझी। तो जो जैसे आप पीआर के बारे में बता रहे थे कि करनी ज़रूरी है, और आपने इंडस्ट्री के बारे में बात करी, तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा आप केस बताएं कि जहाँ पे पीआर ने ही इतना बड़ा गेम चेंज कर दिया हो किसी पर्सन की लाइफ में, जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है ना, वो सिर्फ वीडियो को ये सुने ना इंटरेस्ट के लिए खाली, और वो इस चीज़ को लेके सीरियस हो जाए कि उनको भी अपनी पीआर पे काम करना है। तो इसमें मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 बड़े चेहरे, ठीक है। पहला बड़ा चेहरा आप देखो, विराट कोहली है ना। तो विराट कोहली का लोग समझते हैं कि यार जो किंग जो नाम है ना, वो जनता ने दिया, किंग कोहली। किंग कोहली है ना, 90% लोगों को पता है। बट मैं कह रहा हूँ नहीं, जनता ने नहीं दिया, वो कॉर्नर स्टोर नाम की एक पीआर एजेंसी है, राइट, जिसको विराट कोहली को मैनेज करती है, वो उस एजेंसी ने दिया, राइट। तो क्या मैं अब ये कह रहा हूँ कि यार विराट कोहली डज नॉट डिजर्व द किंग नेम? नहीं, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत मेहनती हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बट किंग नाम ने ना उनका करियर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, बिकॉज अब वो किंग कोहली बन गए, सिर्फ कोहली नहीं रहे, राइट। सो सिर्फ एक नाम चेंज करने से उनकी ब्रांड पोजिशनिंग चेंज हो गई। एंड ये किया क्यों गया? ताकि उनको अच्छी ब्रांड डील मिले, ताकि लोग उनको किंग नाम से जाने, ब्रांड उनको किंग नाम से जाने और ज़्यादा अच्छा पैसा दें, राइट। सो ये पीआर एजेंसी ने थॉट डाला, तब जाके उनका नाम बना। अगर वो किंग नाम ना देते तो आज वो नॉर्मल कोहली होते, किंग कोहली ना होते। तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल उनका करियर चेंज कर गया, पहली चीज़। दूसरा केस स्टडी आपको देता हूँ कि ये नाम किया गया, वो आप जानते हो कियारा आडवाणी, राइट। नाउ कियारा आडवाणी का असली नाम आपको पता है क्या है? आलिया आडवाणी। उनका नाम जो है वो आलिया है, वो कियारा नहीं है। फिर उन्होंने आलिया छोड़ के कियारा क्यों रखा? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, राइट। मैं कहता हूँ रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। वो रीज़न ये है कि जब 2014 में उनकी जब मूवी आने वाली थी पहली, राइट, तो सलमान खान ने उनको सजेस्ट किया कि इंडस्ट्री में एक आलिया ऑलरेडी वायरल हो चुकी है, फेमस हो चुकी है, अब अगर तू उस नाम से जाएगी तो उतना क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी और प्रेजेंस नहीं आएगी, तो अब तेरे को नाम चेंज करना चाहिए। एंड इस वजह से उन्होंने नाम चेंज किया अपना कियारा, एंड तब वो आज कियारा आडवाणी के नाम से जाने जाती हैं। तो पीआर में देखो, एक छोटी छोटी चीज़ें भी कितना मैटर करती हैं, जो आपका करियर और आपका पूरा ट्रेजेक्टरी बिजनेस का चेंज कर सकते हैं। तो क्या ये पीआर इमेज बिल्डिंग है? ये पीआर परसेप्शन बिल्डिंग है। अब परसेप्शन क्या होता है? दुनिया मेरे को किस नज़र से जाने, राइट, दुनिया मेरे को किस नज़रिए से देखे, ये मैं परसेप्शन और ये मैं नरेटिव क्रिएट और कंट्रोल कर रहा हूँ। अब एग्जांपल एक और देता हूँ कि आज जो गरीब इंसान है ना, वो गरीब इंसान क्या करता है? स्टारबक्स में जाता है। वो स्टारबक्स में क्यों जाता है? बिकॉज उसको सेल्फी खिंचवानी है। वो सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पर डालेगा और बताएगा कि देखो मैं अमीर बन चुका हूँ, राइट, और अमीर बन चुका हूँ तो अब मेरे को जो लोग हैं वो अमीर सोचेंगे, वो देखेंगे अरे बड़ा आदमी बन गया भाई, सोशल मीडिया पे स्टारबक्स पी रहा है या स्टारबक्स पे जाता है तो बड़ा आदमी बन गया है। अच्छा, आप गरीब आदमी हमेशा ये परसेप्शन क्रिएट करने में लगा है। आज इस चक्कर में तो आईफोन में देखो कितनी सारे गरीब लोग हैं जो लाइन लगे हैं,
लगा के खड़े पड़े। आप सोचो, आप गए हो क्या आईफोन लेने लाइन में लग के? नहीं। मैं गया हूँ क्या? हमारे सर्कल में कोई गया है क्या? नहीं। ये कौन जाएगा? रिक्शा वाला जो ईएमआई पे खरीद रहा है, या जो जॉब करता है जिसको शो ऑफ करना है, वो जाएगा, राइट? सो गरीब आदमी परसेप्शन क्या चेंज कर रहा है कि मैं अमीर हूँ। इसी तरीके से जितने भी बड़े लोग हैं वो ये परसेप्शन चेंज करने में लगे हुए हैं कि हम हम्बल इंसान हैं। जैसे कि आज बिल गेट्स जब इंडिया आए तो उन्होंने डॉली चाय वाला के साथ अपनी पूरी चाय टपरी वाला सीन किया। वो क्यों? बिकॉज उनको ये दिखाना था कि मैं बहुत हम्बल हूँ और मैं चाय पी रहा हूँ, राइट? सो एक अमीर आदमी ये दिखाने में लगा है कि मैं हम्बल हूँ। इसी चक्कर में तो न्यूज़ वायरल हो जाती हैं। आप देखो कि आज मुकेश अंबानी कहीं आपको चाय पीते हुए दिख जाए तो तुरंत न्यूज़ छप जाएगी। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है ना, आई नाम से उसका स्टार्ट होता है। अब उनकी जो मालकिन है, आप देखो कि वो गाँव में जा रही हैं और अचानक से उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है कि देखो यार कितनी हम्बल इंसान है, मतलब हम्बल फीमेल हैं और कितनी सोशल सर्विस कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ वो गाँव में गई, बहुत अच्छा काम किया, बट मीडिया को किसने बताया? आज मेरी भी तो माँ है, आज मेरी भी तो फैमिली है, आज पूरी दुनिया की भी तो जाने कितनी माएँ हैं, वो भी सेम काम कर रही हैं, बट उनकी मीडिया में तस्वीरें तो नहीं आ रही, राइट? सो आप काम अच्छा कर रहे हो बट मीडिया में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? ताकि उनका परसेप्शन चेंज हो, ताकि लोग उनको अब हम्बल समझें, लोग उनको एरोगेंट ना समझें। क्योंकि जब पैसे वाला आदमी कोई होता है ना तो लोग उसको समझते हैं कि यार ये एरोगेंट होगा, ये एरोगेंट है, तो उसको हम्बल दिखाने के लिए सारा गेम किया जाता है। आपने इन्हीं के जो हस्बैंड, आपने बहुत बार देखा होगा कि यार इनकी जो रील्स हैं वो वायरल होती हैं कि इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ भैया, इतना बड़ा कंपनी का मालिक, क्या उनके पास बिजनेस क्लास के पैसे नहीं होंगे क्या? उनके लिए बिजनेस क्लास इकोनॉमी लगता होगा। हमारे लिए आज इकोनॉमी है, बट उनके लिए बिजनेस क्लास ही इकोनॉमी लगता होगा। बट फिर भी अगर वो इकोनॉमी में चल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पीआर स्ट्रेटजी का प्लान है। बट मैं कहता हूँ, अब जैसे मैं हूँ, आज मैं 1 रुपये वाली टॉफ़ी खरीदता हूँ तो अमीर आदमी 1 रुपये की भी खरीद सकता है, 5 रुपये की भी खरीद सकता है, उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो 1 रुपये की अगर खरीद रहा है ना और मीडिया में दिखा रहा है वो, तो समझ जाओ वो पीआर का गेम कर रहा है। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि वो मीडिया में दिखा रहा है, वो बात मीडिया तक जा रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि उन लोगों के पीछे वैसे ही मीडिया पड़ा रहता है कि वो जहाँ जाते हैं उनको फॉलो करता है और उनकी फोटो क्लिप्स वगैरह। करेक्ट है। शुरू में देखो 2 तरीके की चीज़, जब भी कोई पर्सन मान लो स्टार्ट कर रहा है ना बिजनेस या करियर, तो मीडिया को पीछे पड़वाया जाता है शुरू में पैसे देके कि आप हमारी स्टोरी ऐसी करो, आप ये करो, आप वो करो। उसके बाद मीडिया को भी पैसे खिलाए जाते हैं पीछे जाने के लिए। देश के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं आप देखो, उनका मीडिया पे टोटल कंट्रोल है। उनका कोई ना कोई मीडिया हाउस है, उनका कोई ना कोई मीडिया चैनल है। तो अब जिस कंपनी का मालिक ही मीडिया चैनल चला रहा हो तो क्या मीडिया उसके पीछे नहीं जाएगी? राइट? सो दे नो द पावर ऑफ दिस कि भैया आज मीडिया मेरा होना चाहिए सो दैट आई कैन कंट्रोल द नैरेटिव। आज अगर मुझे कुछ दुनिया में बदलना है तो मेरी सबसे पहली पावर है कि मैं मीडिया में वैसा दिखा दूं तो ऑटोमेटिकली जनता चेंज हो जाएगी, जनता का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो दे नो दी पावर। इस चक्कर में मीडिया को पैसे दिए जाते हैं। आज छोटा आदमी मीडिया को हो सकता है 2-4 रुपये 5 रुपये दे दे, बट बड़ा आदमी कंपनी में इक्विटी ले लेता है। अब जिस कंपनी में इक्विटी है उसके जर्नलिस्ट किसके पीछे भागेंगे? उसी कंपनी के पीछे ना, उसी पर्सन के पीछे ना। तो हमेशा ये स्ट्रेटजी होती है, कभी नहीं होता कि मीडिया अपने आप भागे। दिस इज़ अ होल स्ट्रेटजी विच इज़ क्रिएटेड बाय दीज पीपल एंड ये लगता ऑर्गेनिक है, तभी तो पीआर है, नहीं तो फिर एडवर्टाइजिंग लगेगा। जो चीज़ पेड है वो तो एडवर्टाइजिंग हो गई, बट पीआर किया इसी तरीके से जाता है ताकि जनता को ये लगे कि ऑर्गेनिक है, राइट? तो ये सारा कुछ ऑर्गेनिक होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़े जेनजी के एक्टर हैं, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि कार्तिक आर्यन है ना, तो कार्तिक आर्यन आपको हमेशा दिखेंगे अगेन द सेम स्टंट करते हुए कि भैया वो 2022 में जैसे उनकी एक क्लिप वायरल हुई कि देखो कितने हम्बल एक्टर हैं, ये भी इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ यार, इतने बड़े एक्टर जिनको फरारी जैसी गिफ्ट, जो फरारी जैसी कार है वो गिफ्ट में मिल जाती हैं, इनको टिकट के पैसे तो प्रोड्यूसर दे देते हैं। तो क्या प्रोड्यूसर के पास 6,000 ही रुपये हैं क्या इकोनॉमिक क्लास की ट्रैवल की टिकट देने के लिए? नहीं, वो आपको बिजनेस क्लास की दे जाता है। बट इंटेंशन और उनका स्टंट करवाना ज़रूरी है कि मैं हम्बल दिखूं, इस चक्कर में इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करते हैं। और एक और इसका प्रूफ आपको देता हूं कि जब ये न्यूज़ वायरल हुई 2022 में, 2022 के बाद जिस दिन ये न्यूज़ वायरल हुई उसके 1 महीने बाद ही इनकी मूवी रिलीज़ होती है। तो इसका मतलब कि यार मूवी से पहले इन्होंने ये पूरा गेम प्लान किया सो दैट इनकी मूवी की हाइप बन पाए। एक और एग्जांपल शाहरुख खान का देता हूँ, है ना? अब शाहरुख खान क्योंकि खुद ही अपनी एक्सपोज, या फिर आज आर्यन खान ने बॉलीवुड को एक्सपोज किया, तो दे डू नॉट माइंड इवन इफ वी टेल द स्टोरी और रियलिटी ऑफ दोज पीपल, राइट? सो मैं इसलिए खुल के बता रहा हूँ। वो ये कि शाहरुख खान की मूवी अभी आने वाली थी जब पठान, राइट? सो जब पठान मूवी आने वाली थी तो आर्यन खान का 1 साल पहले से बहुत केस चल रहा था, बहुत नेगेटिव इशू चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मूवी पे इम्पैक्ट तो पड़ना ही था। तो शाहरुख खान वैष्णो देवी मंदिर जाते हुए पकड़े गए, ऐसा मीडिया ने बोला। बट
जा रहे थे सिर्फ दर्शन करने के लिए तो मुंह छुपा के भी तो जा सकते थे, चुपचाप भी तो जा सकते थे। वैष्णो देवी गए और मीडिया को लेके गए, 4 मीडिया ने दिखाया और पूरी वो न्यूज़ वायरल हो गई और उसके 1 ही 1.5 महीने बाद पठान आ गई। तो ये क्या सिम्टम है? आप देखो जितने भी बहुत सारे एक्टर्स हैं वो आपको जब भी मूवी आती है उसके आसपास हमेशा आपको मंदिर के दर्शन करते हुए मिलेंगे, आपको स्पिरिचुअल संस्था में जाते हुए मिलेंगे, आपको हमेशा रील्स वायरल करते हुए देखेंगे। अभी एक मूवी आई थी एयरफोर्स वाले में जिसमें एक अक्षय कुमार और अक्षय कुमार के साथ में जो वीर पहाड़िया एक्टर है ना, अब वो वीर पहाड़िया एक्टर जिस समय ये मूवी आई उस हर समय इंस्टाग्राम पर वीरी पहाड़िया दिख रहा है, वीरी पहाड़िया दिख रहा है। एंड इवन वो ऐसी एक्टिविटी तक कर रहा है कि वो थिएटर में जा रहा है और थिएटर में बंदा खड़ा हुआ है ऐसे और मूवी देख रहा है, साथ में 300 लोग हैं और उन 300 लोगों में से कोई एक भी बंदा है जो इस पर्सन को, वीर पहाड़िया को पहचान नहीं पाया। बट सोशल मीडिया पे इज़ वेरी वायरल एंड वेरी एक्टिव, दैट मीन्स PR क्रिएटेड है। अभी रिसेंट एग्जांपल आप देखो, सैयारा मूवी आई। अब सैयारा जैसी मूवी मैं कहता हूँ उसमें स्टोरी क्या है, लव स्टोरी है। अब इसको पसंद कौन लोग कर रहे हैं? मैं कहता हूँ अगर वो 25-30 साल 40 साल के बच्चे पसंद करें तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है, बच्चे तो नहीं हुए वो मतलब लोग पसंद किए तो मैच्योर तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसको पसंद कौन कर रहे हैं? 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के लोग। और क्यों रो रहे हैं? वो थिएटर पे मूवी में जो क्लिपें वायरल हो रही हैं जाने कितनी के बच्चे 16 साल के रो रहे हैं, 17 साल के रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें ब्रेकअप हो गया। अगर वो 16 साल के बच्चे अपने मम्मी पापा के चक्कर में इतना नहीं रोते अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, और वो सैयारा मूवी देख के इतना बहा रहे हैं अगर पसीना और आंसू, तो मैं कह रहा हूँ भाई गलत डायरेक्शन में हमारी यूथ। उसी समय नरसिम्हा मूवी निकली थी, मैंने कहा वो देखने क्यों नहीं गए, मैंने कहा उसका PR क्यों नहीं किया, राइट? तो आप कल्चर को फॉलो करो। बट जब भी ऐसी मूवीज आती हैं और ऐसा PR होता है, इस PR से मैं कहता हूँ दुनिया हमेशा ख़राब होती है, लोग गलत डायरेक्शन में जाते हैं। तो जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक PR अच्छा PR नहीं है। लोग परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो लोग जो परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। ये आपको देखना है कि यार कोई भी आपका ब्रेन जो है वो हाईजैक ना कर ले, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना कर ले और आपको ऐसी मूवीज़ दिखाने के लिए मोटिवेट ना कर दे जिससे ऐसी मूवी देख के आपको कुछ नहीं हो रहा है। उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनका PR हो रहा है, उनका सारी चीज़ें हो रही हैं, बट आपका तो ब्रेन खत्म हो गया ना। इंस्टेड ऑफ दिस थोड़ा सा मेच्योरिटी आप रखो और अच्छा कंटेंट देखो। कोई भी चीज़ आ जाए तो तुरंत इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, आप देखो कि यार ये सच में सही है, और अगर सच में सही है तो देखो, अगर सच में सही नहीं है तो मत देखो। तो मुझे बड़ी एक मतलब आपकी सारी जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है उससे एक चीज़ पता चली कि जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, जहाँ से शुरू किया था कि जो दिखता है वो बिकता है, तो मुझे समझ में आया कि अगर हमको आपको ब्रांड बनाना है तो दिखने की ज़रूरत है, PR इम्पॉर्टेंट है, हमें आगे बढ़ना है, दिखना है, तभी लोग हमें पहचानेंगे, अगर हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। वहीं हमें अपने दिमाग को खुला रखना है कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है और वो बिका हुआ भी हो सकता है। तो हमने दिमाग को अपने खोल कर रखना है कि सिर्फ जो दिख रहा है उसको आंखें बंद करके बस फिर फॉलो करना ना शुरू कर दें, अपने दिमाग को खोल कर रखें। तो अपने लिए उसको राइट तरीके से यूज़ करें, और क्योंकि जब आपको दिखकर आप भी यूज़ हो रहे हो, कहीं पे आप भी जो है प्रोडक्ट हो जाते हो, तो इसलिए आप भी जब उसको देख रहे हो और यूज़ हो रहे हो उसके लिए, तो अपने दिमाग को खोल के रखो। जैसे कि सैयारा मूवी की बात हुई, तो मतलब हमें देखकर ही पता चल गया कि हाँ, ये जो सारी हाइप आ रही है कि ये लग नहीं रहा कि ये वर्थ वॉचिंग है, कि जहाँ पर इतना नेगेटिविटी आ रही है, तो वो सोच के वही वाकई में जो नरसिम्हा मूवी आई, कमाल की मूवी थी। हम देखने नहीं जा पाए कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, लेकिन हमारी पूरी फैमिली ने, जब वो नेटफ्लिक्स पे आई तो हमारी पूरी फैमिली ने देखा और पूरा मूवी हॉल जैसा बनाकर लाइट्स ऑफ करके देखा, और जो उसमें वो भावनाएं आ रही थी और वो जो गूज बम्स आ रहे थे वो नेक्स्ट लेवल थे। तो ये जो चीजें हैं, मैं नरसिम्हा मूवी देखने गया हूँ, मैं सैयारा नहीं देखा। हाँ, सैयारा मैंने किनसे सुना? 16 साल के बच्चों से, 17 साल के बच्चों में देखा कि वो रो रहे हैं, और मैं क्या क्यों रो रहे हो? मैं क्या नरसिम्हा देखो, ऐसी मूवीज देखो ना आप। तो मैं ये खासकर PR का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना, ये खासकर मैं कहता हूँ बच्चों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना आज वैसे तो हर एक देश का युवा ही थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना बहुत मासूम है, वो जल्दी से भावनाओं में बह जाता है, बातों में आ जाता है, लेकिन बच्चा और जल्दी भावनाओं और बातों में आ जाता है। तो कभी भी वो सोशल मीडिया पे 10 चीज़ें आप देखो तो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, बिकॉज हर एक चीज़ उस दुनिया में क्रिएटेड है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है। एक और उदाहरण सॉलिड देता हूँ। अब मान लो सैयारा मूवी आई थी, तो आज लोग बोलते हैं कि उसके रिव्यू तो अच्छे थे। मैं कहता हूँ मेरे को बताओ, आप पहला अगर आप कस्टमर हो या आप मूवी देखने गए, क्या आप मूवी सैयारा सर्च करोगे और अगर उस पर 0 रिव्यू हैं तो क्या आप पहला रिव्यू उसको दोगे? नहीं दोगे। आप कहोगे यार मूवी खराब है, 0 रिव्यू है, दूर भाग जाओगे। तो इसका मतलब पहला रिव्यू डलवाया गया,
दूसरा रिव्यू डलवाया गया, जाने कितने रिव्यूज़ डलवाए गए, उसके बाद लोगों ने देखे वो रिव्यू के अच्छे हैं, तब वो देखने गए, फिर उसके बाद रिव्यू डाल रहे हैं। तो इसका मतलब इनिशियल के रिव्यू तो डलवाए गए ना, खुद से तो डले हुए नहीं आए या जनता ने नहीं दिया, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड, वो आपको कंट्रोल किया जा रहा है, वो आपको बताया जा रहा है, वो आपका परसेप्शन चेंज किया जा रहा है। तो इसीलिए वो परसेप्शन हो सकता है अच्छी चीज़ के लिए हो। जैसे मैं कहता हूँ कि एक जो मछुआरा होता है ना, फिशरमैन, एक मान लेते हैं कि एक समंदर है ना, उसमें एक फिशरमैन क्या करता है, मछली पकड़ता है जाके, और पकड़ने के बाद उसको काटने के लिए छोड़ आता है, राइट। तो उसने इन्फ्लुएंस ही किया, वो बेट जो है वो बेट उसने डाला, उस लालच में वो मछली फंस गई बेचारी, और उसके बाद उसको काटा है, ठीक है। मैं कहता हूँ बिकम अ गुड फिशरमैन। इसका मतलब मान लो आपके सामने एक समंदर है, तालाब है मान लेते हैं, अब तालाब में पानी गंदा हो चुका है, अब वो मछली जो है उसमें 4-5 बेचारी वो फड़फड़ा रही हैं, उनको साफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही उस पानी में। तो आपने क्या किया, तरीका तो वही इस्तेमाल किया, क्योंकि टूल तो पीआर का ही है, या फिर टूल उसमें बेट है, राइट, कि आपको बेट डालना पड़ेगा। बट वहाँ पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैंने उनको काटने के लिए नहीं पकड़ा, मैंने बेट डाली, उनको मछलियों को पकड़ा, उसके बाद उनको समंदर में छोड़ के आया, अच्छे पानी में छोड़ के आया। तो उन मछलियों को मैंने जीवन दान दिया, उनकी मछलियों की लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड करी। तो बिकम अ गुड फिशरमैन, डू नॉट हंट फिश टू कट, हंट फिश टू ऐड वैल्यू एंड टू इम्प्रूव देयर लाइफ। इसी तरीके से पीआर का आप इस्तेमाल करो, बट अच्छे मकसद के लिए, अच्छे तरीके के लिए, ताकि आप जो अपनी चीज़ें कर रहे हो वो दुनिया में लोगों तक उनका जीवन चेंज हो। तो जितने भी ये बड़े लोग हैं, मैं कहता हूँ ये लोग गलत नहीं कर रहे, ये सब अच्छे लोग हैं। शाहरुख खान इज़ अ ग्रेट एक्टर, तो मैं कहता हूँ उन्होंने पीआर का इस्तेमाल किया भी, तो वो तो टूल है। उनकी अच्छाई के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा अगर वो नहीं करेंगे, राइट। सो दे नीड टू डू इट, वो मस्ट है। तो अच्छी है पीआर, अच्छी चीज़ है, बट इंटेंशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटेंशन ख़राब है तो आप पीआर को गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे। देयर आर लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो आज इस तरीके को इस्तेमाल कर रही हैं और दुनिया में फेमस हो रही हैं, पॉजिटिविटी को, आस्था को, धर्म को प्रमोट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस पीआर को इस्तेमाल करके दारू, गुटखा, सिगरेट बेच रहे हैं, राइट। सो अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो तो पीआर बहुत अच्छा है, बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो वो लोग बस बच के रहें, इतनी जल्दी किसी भी चीज़ में, किसी दिखावे में, किसी भी सोशल मीडिया के कंटेंट में ना आए। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि अपनी पीआर करो, बट अच्छे इंटेंशन के साथ करो, वैल्यूडेशन के लिए करो। और दूसरा जो आप बात कर रहे थे ना कि जो पीआर ऐसे हैं जिनकी नेगेटिव इंटेंशन से ही कर रहे हैं, वो तो उनके इन्फ्लुएंस में आने से बचो। आपने बोला कि हमारा जो आजकल के बच्चे हैं, यूथ हैं, वो बहुत जल्दी उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो मेरी ना यह अभी क्या है कि इस जनरेशन के बारे में ना मोस्टली लोग ये बात करते हैं कि ये सारे जो आजकल की आने वाली जनरेशन है इमोशनली नम्ब है, इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। बट मेरी बेटी है टीनेजर, तो एक बार मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने बोला मम्मा ये ना वैसे ही बातें बनी हुई हैं, रियलिटी में ना जो हमारी जनरेशन के हैं ना बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये ओवर इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे उस टाइम स्ट्राइक किया कि वाकई में जैसे वो सैयारा मूवी की वो जो रील्स आई उससे तो बिल्कुल ही पता चल गया कि ये वाली जो जनरेशन है ये तो हमसे भी ज़्यादा है कि उनको बिल्कुल समझ नहीं है। तो ये जो नेगेटिव पीआर का इन्फ्लुएंस है, इससे हम बचें कैसे, हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, क्या इसका कोई तरीका है? इसका एज सच बस खुद को ही मैच्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और दूसरा, हम अगर पेरेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो हमें अपने बच्चों को कोई भी काम है, अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ही हैं ना जो बोल रहे होंगे कि मेरे को सैयारा मूवी देखनी है, तो मैं कहता हूँ उस समय उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसी मूवी मत देखो, इसका मैंने देखा है रिव्यू, सारी चीज़ें, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। बिकॉज आज वो 16 साल की लड़की या 16 साल का बच्चा ये देखेगा कि उसका ब्रेकअप हुआ और उसका 10 चीज़ें हुई, तो उसको भी वो सेम इमोशंस तो डेवलप होंगे ना। वो थिएटर में जाके जो देख रही है या देख रहा है, वो रो क्यों रहे हैं? वो इसलिए बिकॉज वहाँ पर वो जो देख रहे हैं, जैसे अनुराग सर और बाकी सारे लोग भी कहते हैं कि भैया जो आप देख रहे हो है ना, आपका दिमाग जो है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में विश्वास या फ़र्क नहीं समझता। तो जब वो फ़र्क समझ नहीं रहा, वो थिएटर में सेम मूवी देख रहे हैं, तो बेचारे वो भी रो रहे हैं, राइट। सो एक बच्चे को मुझे लगता है अगर वो मैच्योरिटी किसी में आ जाए तो बहुत अच्छा। नहीं तो अगर जितने भी टीनेजर्स हैं या जेन ज़ी जनरेशन है, 18 साल से कम लोग हैं, मुझे लगता है उनके पेरेंट्स को या कोई भी बड़े भाई बहन को ध्यान रखना पड़ेगा ये कि कोई भी ऐसे नेगेटिव पीआर से या फिर इन चीज़ों से बचें या अपने बच्चों को बचाया जाए। बाकी इसका कोई तरीका कोई सेकंड है नहीं। मुझे लगता है जो करने वाले हैं बस वो थोड़ा सा एथिकल बन जाएं तो ज़्यादा कहानी ही पूरी चेंज हो जाए। मुझे लगता है जो देश को चलाते हैं ऊपर से है ना, वो अगर इस चीज़ को पॉजिटिव इंटेंशन से करने लग जाएं तो पूरा देश ही बदल जाए। बिकॉज हम एक एक करके कितने लोगों को रोकेंगे, बट द क्रिएटर हु आर डूइंग इट, अगर वही इंटेंशन अच्छा लगे या रखें
तो मुझे लगता है ज़्यादा मासेस में परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, बहुत आपने खूबसूरत बात करी है कि एक तो जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए कि कुछ भी गलत इंटेंशन के साथ पीआर ना हो, उसको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका। और दूसरा आपने बताया कि जो पेरेंट्स या जो मैच्योर लोग हैं साथ में, उनका भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि ये जो वो वाली जनरेशन जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसके अंदर अभी वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आई है, तो उसको थोड़ा सा वॉच किया जाए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ताकि उनका माइंड जो है वो उस अकॉर्डिंगली शेप ना हो जाए जो कि वो करना चाह रहे हैं, जिनकी की इंटेंशन सही नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट ये रहा है, और बहुत ही मतलब एक नया और एक अलग टॉपिक, मैंने पहली बार ऐसा टॉपिक डिस्कस किया पॉडकास्ट में, तो मुझे बहुत मज़ा आया बात करते हुए, और बहुत जो हमारी ऑडियंस है उसको भी बहुत एक नए इंसाइट्स मिले हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनको एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे कि अच्छा इन्होंने फ़ोन करके बुलाया होगा कि मैं इस एयरपोर्ट पे आ रही हूँ, आ जाओ ज़रा। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर की। अब लोग समझ जाएंगे कि अगर खुद को ब्रांड बनाना है, खुद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, तो कैसे अपने पीआर और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे काम किया जाए, और कैसे हमें नेगेटिव पीआर से बचना है, और क्या रियलिटी होती है और पीआर का कितना बड़ा गेम हो सकता है, ये भी आज ऑडियंस को समझ में आया है। तो थैंक यू सो मच इतना कीमती समय देने के लिए और इतनी सारी इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। मेरे लाइफ का भी मुझे लगता है बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा है, तो बड़ा मज़ा आया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जो मुझे भी नहीं पता था। राइट, इट वाज गुड पॉडकास्ट, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बड़े मज़ेदार थे, दूसरे पॉडकास्टों से बहुत डिफरेंट थे। हाँ। तो बड़ा मज़ा आया एंड अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थैंक यू। वेलकम दुर्वेश, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, भाभी बोल रहा हूँ मैं। आप क्या फूलमती बन के घूम रहे हो? अरे ये यश वो लगा देता, क्या लगाया हुआ? फूल लगाया हुआ था। सो पीआर इंडस्ट्री में एक बेसिक एग्जांपल पहले तो मैं देता हूँ। ऐसे मत भाभी आप। हंसी नहीं, कोई control नहीं, हो ठीक है, गया कोई नहीं, मैं कंट्रोल करता हूँ। हाँ, आप करो मेरी दीदी। आप सवाल पूछो। पता चला मैं ब्रेक लेना पड़ जाए। कट कट कट। आप सवाल पूछो, शायद सीरियस हो जाओगे आप। मेरी जब एंगेजमेंट थी ना, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि मेरी स्टेज पे बैठे हंसी ना छूटे बस। बेसिक नॉर्मल एग्जांपल से शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर है, नवाजुद्दीन क्या नाम है भाई? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये मील मितिन मुकेश हो गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ज्यादा फेमस है। कोई दूसरा एक्टर बता दो भाई, ये क्या नाम है? नहीं ये बता रहा, पंकज त्रिपाठी। आप बता दो, बोलो जो सिद्दीकी है। अब तक ऑडियंस समझ गई होगी आप किनके बारे में, वो आपकी भावनाओं को समझ गई है। आप आगे बताइए। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो ज्यादा बढ़िया एक्टर हैं या फिर आपको